नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी लोग एकदम फिट चुस्त दुरुस्त होंगे। तो भाई रेलवे एनटीपीसी वालों, एएलपी और ग्रुप डी वालों, अब खुद को एक्टिवेट मोड पर डाल लीजिए क्योंकि अब एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आज है 5 जून और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम आज से शुरू हो चुका है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम अगले महीने से शुरू हो जाएगा। फिर उसके अगले महीने शायद आपका ग्रुप डी का एग्जाम भी शुरू होगा और उसके अगले महीने आपका एएलपी 2025 वाला एग्जाम भी हो सकता है। तो जितनी ज्यादा मेहनत कर सको उतनी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दीजिए और स्पेशली जनरल अवेयरनेस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में भी जनरल अवेयरनेस का सबसे ज्यादा वेटेज है। 40 क्वेश्चन सीबीटी 1 में ही जनरल अवेयरनेस से आते हैं। तो भाई आप सभी को पता है इन तीनों एग्जाम के लिए, यानी कि इन तीनों एग्जाम के लिए कंबाइंड हमने वे टू सक्सेस चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री जीके चेस की वरदान सीरीज चला रखी है। आज ये 8वां लेक्चर है वरदान सीरीज का। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एनटीपीसी जीकेजीएस वरदान सीरीज की। अब तक हो चुके सभी लेक्चर देख लीजिएगा। मैं तो ये कहता हूं अगर आप लगातार वरदान सीरीज के सभी लेक्चर फॉलो कर लेते हो, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा क्योंकि मोस्ट सिलेक्टेड एक एक क्वेश्चंस को चुन चुन के लाया गया है। सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं और हम यहां पर केवल पढ़ते नहीं, चीजों को रटते नहीं, चीजों को समझते हुए चलते, एक क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से डिस्कशन करते हैं। आज की इस क्लास का भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। तो भाई चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए गाइस आज का लेक्चर फटाफट शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, मिलके पढ़ते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बच्चों वाला सवाल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। पिछले साल ग्रुप डी के एग्जाम में भी आया था और एनटीपीसी के एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 4 डेट आपके सामने है। अगर महात्मा गांधी जी के बारे में बात हो रही है तो इनसे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि भारत के अंदर गांधी एरा जो स्टार्ट होता है, क्या गांधी एरा, गांधी एरा मतलब गांधी युद्ध जो स्टार्ट होता है 1915 से लेकर 1948 तक ये चलता है। क्लियर है? सबसे पहले तो गांधी जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि गांधी जी भारत के अंदर कब आए थे? एग्जैक्टली 1915 में आए थे। इन्होंने भारत आते ही अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। किसको बनाया था? गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। महात्मा गांधी जी के बारे में अगर हम बात करें, करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। अगर जन्म पूछ लिया जाए गांधी जी का जन्म कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट आपको पता ही होगी, 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। कहां पर? गुजरात के पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गुजरात में एक जगह पड़ती है। इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। इनके 4 बेटे भी थे जिनमें से एक का नाम मणिलाल, एक का नाम रामदास, ठीक है, एक का नाम देवदास और एक का नाम शायद हरिलाल था। ठीक है, अगर मैं सही हूं। ठीक है, इनके 4 बेटे भी थे। समझ गए? अब यहां पर निधन के बारे में अगर पूछ लिया जाए, इनका निधन कब हुआ था, तो एग्जैक्टली गोली मारकर इनकी हत्या की गई थी इनके बहुत बड़े सपोर्टर द्वारा जिसका नाम था गोडसे, नथुराम गोडसे। गोडसे ने इनकी 3 गोली मार के हत्या कर दी थी। सीने में 3 गोली इनके मारी थी। दिल्ली के एक अधिवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट लिया था। उसके गेट के बाहर इनकी गोली मार के हत्या कर दी थी। डेट थी 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 उम्र थी उस टाइम पर गांधी जी की लगभग 78 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। तो ये महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और इनसे रिलेटेड जितने भी आंदोलन है, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो 1942 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो 1930 में, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन हो 1920 में, इरविन समझौता हुआ हो इनके और इरविन के बीच में 1931 में, गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। दूसरे सारे के सारे महत्वपूर्ण है, इसलिए गांधी जी से रिलेटेड पढ़िएगा जितना ज्यादा हो सके। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो इन चारों में से किसका एक पदेन अध्यक्ष होता है? किसका अध्यक्ष होता है? क्या वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? क्या वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है? क्या वो योजना आयोग या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? भारत का जो उपराष्ट्रपति है फिलहाल कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ जी है। यह है भारत के उपराष्ट्रपति फिलहाल। ठीक है, जो कि 2022 से लेकर अपने पद पर आसीन है। इससे पहले, ठीक है, 2019 से लेकर 2022 तक ये वेस्ट बंगाल के
वेस्ट बंगाल के कौन थे? गवर्नर। कौन थे? गवर्नर थे, यानी कि राज्यपाल थे। उसके बाद इन्होंने पद संभाला भारत के वाइस प्रेसिडेंट के का, ठीक है। तो अब ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट है। तो भाई जो उपराष्ट्रपति होता है ना, भारत का जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो साथ साथ राज्यसभा का भी अध्यक्ष बनेगा, राज्यसभा का भी पदेन अध्यक्ष बनेगा। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का एक पदेन अध्यक्ष होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और फिलहाल कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। वहीं पर लोकसभा का पूछ लिया जाए तो लोकसभा का कौन होता है? स्पीकर होता है। लोकसभा का स्पीकर होता है कौन है? फिलहाल ओम बिरला। ओम बिरला फिलहाल लोकसभा के स्पीकर है, जो कि 2019 से हैं, 2019 से अब तक है। दूसरी बार इनको 2024 में फिर से चुना गया था लोकसभा के स्पीकर के रूप में, ओम बिरला जी को। सही है। अगला सवाल, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? देखिए दोस्तों, एकल नागरिकता की अवधारणा है भारत के संविधान में, यानी कि भारत का अगर कोई नागरिक है वो केवल भारत की ही नागरिकता रख सकता है। ऐसा नहीं कि भारत की भी नागरिकता उसने ले रखी है और किसी और दूसरे देश की भी नागरिकता ले रखी है। केवल एक नागरिकता का प्रावधान है भारत के संविधान में। क्लियर है? अगर कोई भारत का नागरिक दूसरे देश की नागरिकता, यानी कि अमेरिका या फिर यूनाइटेड, मतलब किसी भी दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। ये प्रावधान है। तो ये जो प्रावधान है, जो अवधारणा है, कौन से देश के संविधान से लिया गया? जब भारत का संविधान बनाया गया ना, तो बहुत सारे अलग अलग देशों के संविधान को भी एनालाइज किया गया। कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, वो दूसरे देशों के संविधान से भी उठाई गई थी। तो यही पूछा जा रहा है कि जो नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, वो कौन से देश के संविधान से उठाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए, चार ऑप्शन है, कौन से देश के संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया है। पहली चीज, भारत ने यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन से सरकार की संसदीय प्रणाली, यानी कि जो संसदीय प्रणाली है, लोकसभा होगा साथ ही एक राज्यसभा होगी, ये प्रणाली ले रखी है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन से। भारत के संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था और यह 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। भारत ने कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे कई देशों के संविधानों से कई विशेषताएं ली है। नागरिकों को अधिकार देने वाले लिखित विधानों में अमेरिका का संविधान सबसे प्रमुख है। क्लियर है? साथ ही सोवियत संविधान यूएसएसआर, अब जो कि रूस है, मौलिक कर्तव्य और आदर्श न्यायालय, पंचवर्षीय योजना और पंचायती राज। क्लियर है? यानी कि जो रूस है उससे मौलिक कर्तव्य के लिए गए हैं, जो कि 11 है भारत के संविधान में, आदर्श न्याय है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, पंचायती राज व्यवस्था है, ये सारी की सारी रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान ने दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के प्रावधान को उधार लिया है। यानी कि संविधान के किसी भी हिस्से में जो हम संशोधन कर सकते हैं ना, ये व्यवस्था कौन से देश के संविधान से ली गई है? ये ली गई है दक्षिणी अफ्रीका के। यानी कि जो संसद है उसके पास पावर होगी, लोकसभा राज्यसभा के पास पावर होगी कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकता है, संशोधन कर सकता है। क्लियर है दोस्तों? तो भाई इसी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग हमारे इस सवाल का जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन सी, रूस। क्लियर है? अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार का प्रावधान है? भारत के कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी का प्रावधान है? 4 अनुच्छेद हमारे पास है। अब देखिए, पहला ही जो अनुच्छेद है वो समानता का अधिकार है। ठीक है, सॉरी, पहला ही जो मौलिक अधिकार है वो समानता का ही अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक 6 मौलिक अधिकारों के अंडर है। कितने? 6 फंडामेंटल राइट के अंडर आते हैं। पहला जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ये 4 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 14 में हमें यह प्रावधान मिलता है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है, यानी कि
कानून के लिए हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक बिल्कुल समान होगा। ठीक है, कानून सभी के लिए समान है, ये प्रावधान हमें अनुच्छेद 14 में मिलता है और ये एक समानता का अधिकार है। ठीक है, यानी कि सभी के लिए समान, समानता का अधिकार है, तो अनुच्छेद 14 इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, जो कि हमारा आता है स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है, यानी कि राइट टू फ्रीडम का जो पहला अनुच्छेद है वो 19 है। इसमें क्या कहा गया है, भारत के किसी भी हिस्से में निवास और बसने के अधिकार की गारंटी देता है भारत का संविधान, यानी कि अनुच्छेद 19। यानी कि भारत के नागरिकों को पूरी स्वतंत्रता है, वो भारत के किसी भी हिस्से में जाके बस सकते हैं, रह सकता है, ये अनुच्छेद 19 में प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है, अपराधों के लिए दोषी सिद्ध से जुड़ी सुरक्षा का प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है, यानी कि कोई व्यक्ति कब तक जिएगा, ठीक है, वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये प्रावधान मिलते हैं अनुच्छेद 21 में। ठीक है, और अनुच्छेद 19, 20, 21 कहां पर आता है हमारा, स्वतंत्रता के अधिकार में। यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया, ठीक है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम का जो आविष्कार किया है वो किसने किया है, इसका सही आंसर है स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग। स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग को फादर ऑफ स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है। अगला सवाल है, आगरा की मोती मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी। देखिए, आगरा की जो मोती मस्जिद है ना, ये जो बनके तैयार हुई थी वो एग्जैक्टली 1653 में ये बन के तैयार हो गई थी आगरा की मोती मस्जिद। जो आगरा का किला है, ठीक है, आगरा फोर्ट है, उसी में ही इसको बनवाया गया है, मोती मस्जिद है। जो आपका दीवाने आम है, हाँ दीवाने आम, जो दीवाने आम है आगरा फोर्ट के अंदर, उसी के पास मोती मस्जिद को बनवाया था अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए शाहजहां ने। किसने, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, मीना मस्जिद भी है या फिर स्वर्गीय मस्जिद, मीना मस्जिद या फिर एक स्वर्गीय मस्जिद का जो निर्माण है यह भी शाहजहां के द्वारा 1631 में शुरू किया गया था और 1640 तक ये निर्माण चला था। ठीक है, आगरा के किले के बीच में इसको बनाया गया है, दीवाने खास के पास बनवाया गया है। जो मीना मस्जिद है इसको दीवाने खास के पास बनवाया गया है, और जो आगरा की मोती मस्जिद है इसको आगरा के किले के दीवाने आम के पास बनवाया गया है। यह छोटी मस्जिद मुगल शासक राजा शाहजहां द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए पूरी तरीके से सफेद संगमरमर से बनवाई गई थी। मीना मस्जिद भी सफेद संगमरमर से है, और जो आपकी मोती मस्जिद है ये भी आपकी सफेद संगमरमर से बनवाई थी। दोनों की दोनों बनवाई थी किसने, शाहजहां ने। ठीक है, मुगल शासक शाहजहां ने बनवाई थी। अगर आगरा का किला पूछ ले किसने बनवाया था, ठीक है, उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 4 नदियों के नाम दे रखे, इन चारों में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ब्रह्मपुत्र भारत की नदी नहीं है, ये तो पहले ही पीछे से आती है भारत के अंदर, तो असम से ये एंटर करती है, भूटान से होती हुई, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। लेकिन ये जो 3 नदी है ये भारत से ही निकलती है और भारत में ही ये खत्म होती है, तो ये ऑप्शन तो हमारा बाहर हो गया। तो इन तीनों में से सही आंसर है, सबसे बड़ी नदी जो है वो भारत की गंगा है, जिसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के उत्तराखंड राज्य से गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है, गोमुख से निकलती है। लेकिन जब ये इसका ओरिजिन निकलता है ना, जब ये निकलती है तब ये गंगा नदी नहीं होती, तब ये भागीरथी, हिंदी में लिखता हूं, भागीरथी नदी होती है। ठीक है, जब ये गोमुख से निकलती है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तब ये भागीरथी होती है। उत्तराखंड के अंदर पड़ता है देवप्रयाग। कौन सा प्रयाग, देवप्रयाग पड़ता है, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा, कौन सी, अलकनंदा नदी मिलती है। दोनों की दोनों नदी मिलती है, भागीरथी मिलती है। ठीक है, ये मान के चलिए देवप्रयाग है, कहां पर है, ये रहा देवप्रयाग। इस तरफ से आ रही है भागीरथी और इस तरफ से अलकनंदा आ रही है, दोनों मिलती है देवप्रयाग में, और वहां से जो नदी बन के चलती है वो होती है हमारी गंगा नदी। ठीक है, उसके बाद यही गंगा नदी हमारी प्रयागराज यानी कि वहां पर जाती है इलाहाबाद में, जो कि पड़ता है हमारा संगम प्रयाग
जिसको बोलते हैं संगम प्रयाग। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। एक तो गंगा नदी हो गई, इधर से हरियाणा की तरफ से आपकी यमुना, यमुनोत्री से यमुना नदी आ रही है, और साथ ही एक सरस्वती। 3 नदी होती है हमारी, गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है। त्रिवेणी संगम भी इसको बोला गया है, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर होता है। ठीक है, तो ये पूरा नदियों का तंत्र है। तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता की खोज हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहला जो स्थान, सबसे पहली जो जगह मिली थी वो हड़प्पा ही थी, जो कि आज पाकिस्तान के अंदर पड़ती है। क्लियर है? इसी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अगर पेपर में कहीं भी सवाल पूछ लिया जाए हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी सभ्यता है, तो दोस्तों ये 2350 बीसी की बात हो रही है, ईसा पूर्व की बात हो रही है। 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी की बीच की बात है। इसकी जो खोज हुई थी एग्जैक्टली वो 1921 में इसकी खोज हुई थी। दयाराम साहनी एक आर्कोलॉजिस्ट थे, ठीक है, दयाराम साहनी, इन्होंने इसकी खोज करी थी। क्लियर है? दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी। कब? 1921 में। ऐसे ही एक मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो बोलेंगे इसको हिंदी में, तो ठीक है। इसकी खोज 1922 में हुई थी। ये भी एक हड़प्पन साइट है, बहुत बड़ी, पाकिस्तान के अंदर ही पड़ती है। राखलदास बैनर्जी ने इसकी खोज करी थी 1922 में मोहनजोदड़ो की। समझ गए? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी, कब हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा साइट की जो खोज करी थी दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की जो खोज करी थी 1922 में राखलदास बैनर्जी ने करी थी। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन स्मारक कौन सी है? 4 बड़ी स्मारकें दे रखी हैं, इनमें से सबसे पुरानी स्मारक कौन सी है? सबसे पुरानी स्मारक का नाम बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके पास है। देखिए, कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू हुआ था 1193 में हुआ था। ठीक है, किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ताजमहल का जो निर्माण करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, जो कि अकबर के बाद यानी कि 1605 के बाद गद्दी पर बैठा था। क्लियर है? उसके बाद खजुराहो आता है। ठीक है, ये 4 है हमारे। खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। कहां पर? मध्य प्रदेश, एमपी के अंदर पड़ता है। तो भाई इनमें से जो सबसे पुरानी हमारी मॉन्यूमेंट है वो है अजंता एलोरा, जो कि कहां पर पड़ती है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। औरंगाबाद के अंदर पड़ती है, महाराष्ट्र, औरंगाबाद। ठीक है, अजंता केव जो है इसमें ये गुफा है जिसमें बहुत विशाल मंदिर बनवाया गया है। ये जो मंदिर है अजंता का कैलाश मंदिर कहा जाता है इसको, अजंता का कैलाश मंदिर। कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर है। ये कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। किसने बनवाया? ये बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम एक राजा हुआ करता था, राष्ट्रकूट शासक। राष्ट्रकूट एक राजवंश था, इसका ये शासक था कृष्ण प्रथम, जिसने इस मंदिर को बनवाया था। दूसरी सेंचुरी बीसी की बात हो रही है, अराउंड 480 बीसी के आसपास इसको शायद बनवाया गया था। ठीक है, 480। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। तो सबसे पुरानी जो इसमें मॉन्यूमेंट है वो अजंता एलोरा है, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। अगला सवाल, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई? रामचरितमानस जो कि एक ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखी गई? और ये जो ली गई है ये महाभारत से ही इसका एक तरीके से, नहीं, रामायण से ही इसकी एक तरीके से उत्पत्ति हुई है। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई? रामचरितमानस जो लिखी गई है ना, ये देखिए डेफिनेशन आप,
गोस्वामी तुलसीदास मध्यकालीन हिंदी साहित्य के महान राम भक्त कवि थे। ठीक है, ये एक राम भक्त कवि थे जिनका नाम था गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया था। रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना इन्होंने की थी। पेपर में सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि हनुमान चालीसा किसने लिखी, इसकी रचना किसने करी, तो भाई ये भी तुलसीदास जी ने ही करी थी। इन्हें आदित्य काल रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। रामायण की जो रचना करी थी वो महर्षि वाल्मीकि ने करी थी और तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है। रामचरितमानस का कथनांक रामायण से लिया गया है। ठीक है, तो याद रहेगा रामचरितमानस की जो रचना करी थी वो तुलसीदास जी ने करी थी, जो कि एक बहुत महान कवि थे। अगला सवाल, भारत द्वारा 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था। द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया ऑन अप्रैल 1975, यानी कि भारत के द्वारा 19 अप्रैल, डेट नोट करिए ये, 19 अप्रैल 1975 को पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। ठीक है, पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। इस सैटेलाइट का नाम बता दीजिए क्या था। तो भाई इस सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था इसका? आर्यभट्ट। और ये किस लॉन्च व्हीकल, किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च की गई थी? GSLV के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जो एक रॉकेट होता है जो कि अंतरिक्ष तक लेके जाता है सैटेलाइट को, ये एक लॉन्च व्हीकल होता है। एक होता है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट भारत की पहली सैटेलाइट थी, इसका नाम, जो कि 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च करी गई थी। क्लियर है? अगला सवाल है, मंत्री परिषद में होते हैं, यानी कि जो एक मंत्री परिषद होता है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, ये किससे मिलकर बनती है? ये मिलकर बनती है मंत्रिमंडल से। राज्य के मंत्री और उप मंत्री इसमें होते हैं, तब जाके एक मंत्री परिषद हमारी बनती है। समझ गए? अगला सवाल, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? भगवत गीता के बारे में आपको पता ही होगा। इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, अब भगवत गीता लिखी किसने थी, इसकी रचना किसने करी थी? संस्कृत में वेद व्यास ने करी थी। ठीक है, वेद व्यास ने करी थी। ठीक है, भगवत गीता, जिन्होंने लिखा था क्या? महाभारत। समझ गए? अब यहां पर पूछ रहा है कि इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? सबसे पहले इंग्लिश में अनुवाद किया था इसका चार्ल्स विल्किंस ने इनका इसमें इंग्लिश में अनुवाद किया था। हिंदी में ओरिजिनली किसने लिखी? वेद व्यास ने लिखी। नोट करिएगा। अगला सवाल है, भारत में प्रथम जनगणना किसके समय में की गई थी? आप सभी को पता है हर 10 साल में जनगणना होती है। पहली बार अगर हम बात करें 1972 में भारत की पहली जनगणना हुई थी अनऑफिशियली। तो ये पूछा जा रहा है उस टाइम पर भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था उस टाइम पर? तो भाई उस टाइम पर 1872 में लॉर्ड मेयो भारत का वायसराय था। लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 1872 तक भारत का वायसराय रहा था और तभी 1872 में भारत की पहली बार जनगणना हुई थी। ऑफिशियल जनगणना 1881 में हुई थी, उस टाइम पर लॉर्ड रिपन था। अगर ऑफिशियल जनगणना पूछ ले और लॉर्ड मेयो ऑप्शन में नहीं है तो आप आंसर लॉर्ड रिपन लगा के आओगे। एक ऑप्शन में लॉर्ड ओकलैंड है, लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था एज अ वाइसरॉय वो 1899 से 1905 के बीच में था। लॉर्ड डफरिन का 1884 से 1888, लॉर्ड लिंटन 1876 से 1880 था। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो 1872 में भारत का वाइसरॉय था। समझ गए? और पहली बार भारत में जनगणना हुई थी। अगला सवाल, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। किसने निर्माण पूर्ण करवाया था? देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ममलूक वंश जो था, गुलाम वंश जो था, उसका संस्थापक था और 1206 में गद्दी पर बैठा था। ऑफिशियली इसका राज अभिषेक हुआ था। इसकी जो मृत्यु हुई थी 1210 में हुई थी, पोलो खेलते खेलते। ठीक है, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में इसने 1192 में ही करवा दिया था। कब? 1192 में। ठीक है, तब तो मोहम्मद गोरी भी भारत के अंदर था, तराइन का ही युद्ध हुआ था। ठीक है,
देखिए तराइन का जो युद्ध हुआ था 1192 में पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराया था मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, एक तरीके से सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी तो जीते हुए राज्य को सौंप के कुतुबुद्दीन ऐबक को वापस लौट गया था गोरी, और फाइनली कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर बना था गुलाम वंश का। ये खुद एक गुलाम था, इसीलिए गुलाम वंश की इसने स्थापना करी थी। ठीक है, तो 1192 में कुतुब मीनार का दिल्ली में निर्माण शुरू हुआ, लेकिन यह निर्माण कई सालों तक चला। इस निर्माण को पूरा किसने करवाया था? इस निर्माण को इसके दामाद का नाम था इल्तुतमिश, इसने पूरा करवाया था, जो कि 1211 में गद्दी पर बैठा और 1236 तक इसने राज किया था इल्तुतमिश ने। ये इसका दामाद था, ना कि इसका बेटा था। ये देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इसे उनके दामाद इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में शुरू करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से लेकर 1220 के बीच करवाया गया था। कुतुब मीनार को बनाने में लाल बलुआ पत्थर और मार्बल का इस्तेमाल किया गया था। कुतुब मीनार की अंदरूनी तरफ करीब 379 सीढ़ियां हैं। कुतुब मीनार को जाम की मीनार से प्रेरणा लेकर बनाया गया था। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली इलाका में छतरपुर मंदिर के पास स्थित है। कुतुब मीनार को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया हुआ है। समझ गए? अगर कुतुब मीनार से रिलेटेड कोई सवाल आए तो क्लियर कर दोगे। अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस वेद में लिखित है? गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, ये किस वेद से लिया गया है या फिर इसका वर्णन हमें किस वेद में मिलता है? हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इन चारों में से गायत्री मंत्र का वर्णन, गायत्री मंत्र का जिक्र किस वेद में है या फिर किस वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है? तो भाई जो हमारा सबसे पहला सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, इसी से ही गायत्री मंत्र को लिया गया है। ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र को लिया गया है, जो कि एक धार्मिक वेद है। अगला सवाल, सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? हमारे सौर मंडल में टोटल 8 प्लेनेट हैं, इनमें से सबसे चमकीला प्लेनेट कौन सा है? तो भाई इनमें से सबसे चमकीला प्लेनेट है शुक्र ग्रह, जो कि है वीनस। और अगर कभी भी सवाल पूछ ले सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह में भी शुक्र ग्रह ही हमारा आता है। ठीक है, अगला सवाल, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? 1930 में गांधी जी ने अपने 72 अनुयायियों के साथ नमक यात्रा की शुरुआत करी थी गुजरात के साबरमती आश्रम से। तो इस नमक यात्रा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस नमक यात्रा को दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि साबरमती आश्रम से दांडी तट तक ही ये यात्रा चली थी। क्लियर है? 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए नमक सत्याग्रह को दांडी मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह मार्च एग्जैक्टली 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। इस मार्च की शुरुआत अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से हुई थी और यह दांडी गांव तक गया था। इस मार्च में गांधी जी ने अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ हिस्सा लिया था। इस मार्च का मकसद ब्रिटिश सरकार के नमक के एकाधिकार का विरोध करना था। इस मार्च के जरिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत करी थी, सिविल डिसओबीडेंस। इस मार्च के दौरान गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा था। इस मार्च के बाद लाखों भारतीयों ने नमक कानून के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन का पालन किया। इस मार्च ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। इस मार्च ने दुनिया को सत्य और अहिंसा की ताकत का परिचय करवाया था। समझ गए? इंपोर्टेंट है ये सारी की सारी चीजें। तो दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा को। क्लियर है? अगला सवाल लास्ट है शायद। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, क्योंकि उसमें क्या होता है? मछली एक बहुत ही इंपोर्टेंट है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें पाए जाते हैं हमारे इंपोर्टेंट एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड, जो जरूरी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड क्या होते हैं? इनका काम होता है शरीर के अंदर प्रोटीन बनाना।
शरीर के अंदर प्रोटीन बनाने का काम एमिनो एसिड होता है, लेकिन इनकी खासियत यह है कि ये शरीर में ऑटोमेटिक जनरेट नहीं हो सकते, हमें इनको लेना होता है खाने के द्वारा। ये हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और इनका काम होता है प्रोटीन को होल्ड करके रखना या फिर प्रोटीन को बनाना, एमिनो एसिड्स का काम होता है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में मछली के अंदर एमिनो एसिड्स होते हैं, इसीलिए मछली को एक हाई प्रोटीन इंग्रेडिएंट माना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड्स हैं जो कि मछली के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है? तो भाई ये था आज का आखिरी सवाल। ठीक है, आज हमने थोड़े कम सवाल रखे हैं। इस क्लास का पीडीएफ वीडियो सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लियर है? कहां पर है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी इंग्लिश में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस वालों के लिए, जीडी वालों के लिए हमने 75 दिन का चैलेंज शुरू कर रखा है जीके जीएस का। डेली रात 9 बजे लाइव क्लास आ जाती है। अगर आप इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो क्लास भी फॉलो करते रहिए। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। लेक्चर पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।